राघव अपने फोन में टिंडर ऐप इंस्टॉल करता है और उस पर अपनी प्रोफाइल बनाता है। प्रोफाइल कंप्लीट होने पर राघव टिंडर पर स्वाइप करना शुरू करता है। जैसे ही वो टिंडर के होम पेज पर जाता है, उसकी नजर माया नाम की एक खूबसूरत लड़की की प्रोफाइल पर जाती है। राघव माया की प्रोफाइल चेक करने लगता है। ओ तेरी तो क्या लड़की है यार, कसम से ये मेरी लाइफ में आ गई ना तो मेरी तो लाइफ ही बन जाएगी। राघव माया की सारी फोटोज देखता है और माया का दीवाना हो जाता है। वो जल्दी से माया को राइट स्वाइप करता है और उसके रिस्पॉन्स का इंतजार करने लगता है। अरे मेरी जान, जल्दी से मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले प्लीज। राघव कुछ देर इंतजार करता है पर माया की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। राघव उदास हो जाता है। वो फिर से टिंडर ओपन करता है और दूसरी लड़कियों की प्रोफाइल देखने लगता है। उसको टिंडर पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती हैं, पर राघव उनकी तरफ उदास मन से देखता है और उसको कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। जो चाहिए वो तो रेस्पॉन्स दे नहीं रही, क्या करूंगा ऑनलाइन रहकर। तभी राघव के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। राघव जल्दी से फोन खोलता है और टिंडर ओपन करता है। वो देखता है कि माया ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। ये देखकर राघव बहुत खुश हो जाता है। यस यस, तो आखिरकार तुमने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ही ली। अब जल्दी से मैसेज का रिप्लाई भी दे दो। राघव माया को हाय लिखकर भेजता है और उसके रिप्लाई का इंतजार करता है। माया उसको रिप्लाई करती है, हेलो। अरे यार, ये लड़की तो 5G से भी ज्यादा फास्ट है। अब शुरू हो जा राघव, बहुत जल्द तेरी जिंदगी बदलने वाली है। राघव माया से बातें करने लगता है। धीरे धीरे दोनों में ढेर सारी बातें होने लगती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ देर तक बातें करने के बाद राघव माया को वीडियो कॉल करने के लिए पूछता है, पर माया मना कर देती है। लगता है वीडियो कॉल के लिए पूछकर मैंने ही जल्दबाजी कर दी। यार कहीं माया मुझसे दोस्ती ना तोड़ दे। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। राघव कुछ परेशान हो जाता है। उसको डर लग रहा है कि कहीं माया उसको टिंडर पर ब्लॉक ना कर दे, पर तभी उसको माया का मैसेज आता है और वो राघव को मिलने के लिए पूछती है। डेट की बात सुनकर राघव बहुत खुश हो जाता है और बिना सोचे समझे माया को डेट के लिए हाँ कह देता है। हे भगवान, आज आप मुझ पर कितने मेहरबान हो। आज ही मैंने टिंडर इंस्टॉल किया, आज ही प्रोफाइल बनाई और आज ही माया से दोस्ती हो गई और उसने डेट तक के लिए कह दिया। राघव खुशी के मारे अपने घर में बने मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है और दीपक जलाता है। हे भगवान, आज मेरी पहली डेट है, प्लीज मेरी कुछ हेल्प कर देना। राघव भगवान से प्रार्थना कर ही रहा होता है कि तभी उसका जलाया हुआ दीपक बुझ जाता है। वो इस अपशगुन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, डेट के लिए निकल जाता है। माया ने राघव को डेट के लिए शहर से दूर एक सुनसान जगह पर बने रेस्टोरेंट में बुलाया है, जहां पर माया राघव से पहले ही पहुंच चुकी है। हेलो, मैं राघव। माया कुछ देर राघव को गौर से ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कहती है, हे राघव, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा कि तुम ठीक हो, बहुत घबराए हुए लग रहे हो। हाँ, वो पहली डेट है ना मेरी, इसीलिए थोड़ा नर्वस हूँ। माया राघव को घूरती है और बड़े ही डरावने अंदाज में कहती है, पहली बार भी और आखिरी बार भी? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि आज डेट खत्म होने के बाद मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी, खून पी जाऊंगी तुम्हारा। माया को इस तरह से बातें करते देख उसका ये बदला हुआ सा भयानक रूप देखकर राघव डर जाता है। राघव को इस तरह से डरता हुआ देखकर माया जोर से हंसने लगती है। डरा दिया ना तुम्हें? यार प्लीज
इस तरह का मजाक मत करो, मैं सच में बहुत डर गया था। पता है, अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो मैं तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। अच्छा, झूठे कहीं के, बड़े आए शादी करने वाले। नहीं यार, सच कह रहा हूँ मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। अभी तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो ना, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। जब जान जाओगे तो दूर भागने लगोगे। तो तुम ही बता दो ना अपने बारे में, मैं जानना चाहता हूँ। सच जानने पर मुझसे दूर तो नहीं भागोगे ना? नहीं भागूंगा, प्रॉमिस। राघव के प्रॉमिस करने पर माया अपने चेहरे पर लगाया हुआ मुखौटा उतार देती है। मुखौटा उतर जाने से माया का डरावना चेहरा सामने आ जाता है। उसके चेहरे पर बहुत सारे काले और सफेद धब्बे हैं। ये देखकर राघव जोर से चिल्लाता है, ये क्या? कौन हो तुम? मैं माया हूँ राघव, तुम्हारी माया। नहीं, तुम मेरी माया नहीं हो सकती। तुम जरूर कोई फ्रॉड लड़की हो। तुमने टिंडर पर खूबसूरत लड़की की फोटो डालकर मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हारी जैसी लड़की को तो मैं अपने घर की नौकरानी तक ना बनाऊं। राघव माया को बहुत भला बुरा सुनाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी माया खड़ी होती है और राघव का रास्ता रोक लेती है। देखा, मुझे पता था कि तुम भी बाकी लड़कों के जैसे ही हो, जो कि सिर्फ लड़की के चेहरे से प्यार करते हैं। तुम लोगों के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? कोई इमोशन नहीं है? सच कहूँ तो तुम लोग प्यार करने के लायक ही नहीं हो, और मेरी नजर में ऐसे लोग जिंदा रहने के लायक भी नहीं हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा रास्ता छोड़ो। उसके नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये देखकर राघव डर जाता है और उसको माया की वो बात याद आती है कि आज उसकी आखिरी डेट होगी। माया डरावनी आवाज में कहती है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। माया अपने लंबे नाखूनों से राघव का पूरा चेहरा बिगाड़ देती है। उसके पेट में अपने नाखून गाड़ कर उसको मार देती है। जब रात तक राघव घर नहीं पहुंचता तो उसके मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं। इतनी रात हो गई है और हमारा बेटा अभी तक घर नहीं लौटा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आम आदमी होता तो पुलिस में कंप्लेन करता। खुद पुलिस वाला हूँ, किससे शिकायत करूँ? और हाँ, तुम भी डरो मत, पुलिस वाले की बीवी हो, थोड़ा हिम्मत से काम लो। अगले दिन पता चलता है कि राघव की लाश शहर से दूर एक सुनसान रेस्टोरेंट में मिली है और उसको किसी ने बहुत बुरे तरीके से मारा है। मोहन अपने बेटे के कातिल को ढूंढने लगता है, पर इसी बीच में कई और लड़के भी इसी तरह से गायब हो जाते हैं और कुछ दिनों में उनकी लाश पुलिस को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि ये सभी लड़के माया नाम की लड़की को डेटिंग ऐप टिंडर पर मिलने के बाद डेट कर रहे थे। पुलिस माया को ढूंढने लगती है। माया कौन है? वो डेटिंग के बहाने लड़कों को क्यों मार रही है? क्या वो इंसान है या फिर एक चुड़ैल? माया और माया को डेट करने वाले लड़कों की मौत का राज जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस कहानी के अगले और आखिरी पार्ट में। नितेश, समीरा, मयंक और निहारिका दोनों कपल अपने सेकेंड हनीमून के टूर पर गोवा जा रहे थे। बस में उनके अलावा और भी बहुत से पैसेंजर थे। गोवा अभी 13 घंटे की दूरी पर है, इसीलिए आज रात बस एक गेस्ट हाउस पर रुकेगी और सुबह 7 बजे वहां से आगे चलेगी। थोड़ी देर बाद बस एक गेस्ट हाउस के गेट के सामने रुक जाती है। ड्राइवर ने बस गेट के अंदर ले ली। उसके बाद बस से उतरकर सभी ने वहाँ एक कमरा ले लिया। कॉरिडोर से एक रूम सर्विस बॉय हाथ में मेनू कार्ड लिए गुजर रहा था। तभी एक लड़की ने उसको रोक लिया। जरा सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैम, मैं कस्टमर का ऑर्डर लेने के लिए जा रहा था, क्या आपको भी कुछ चाहिए? ये सुनते ही वो हंसने लगी और देखते ही देखते उसका चेहरा नीला पड़ गया। आंखें लाल लाल चमकने लगीं। आज सबका ऑर्डर मैं ही लूंगी और ऐसा खाना खिलाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नितेश ने दरवाजा खोला तो वही लड़की सामने खड़ी थी।
मेरा नाम चारू है, रूम सर्विस। कहिए सर, आप डिनर में क्या लेना पसंद करेंगे? आप मेनू कार्ड दिखा देंगे तो आसानी होगी बताने में। मेन्यू कार्ड नहीं है, आप नॉनवेज में जो भी चाहे मंगवा सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। क्या मतलब, सिर्फ नॉनवेज? अरे डार्लिंग छोड़ो ना, हम कौन सा वेजिटेरियन हैं। आप एक मटन फ्राई ले आइए, और अगर लेग पीस वाला पार्ट हुआ तो और अच्छा होगा। आप फिक्र ना कीजिए सर, आपको मटन लेग पीस ही मिलेगा। वो भी इतना टेस्टी होगा जितना आपने आज तक नहीं खाया होगा। कहकर वो मुस्कुराई और रूम से बाहर चली गई। वो किचन में गया तो वहाँ पर रूम सर्विस बॉय जमीन पर बंधा पड़ा था। मिल गया ऑर्डर। कस्टमर को मटन फ्राई चाहिए, वो भी लेग पीस। अभी तैयार कर देती हूँ। कहकर वो अपने भयंकर रूप में आ गई। उसने शेल्फ से चाकू उठाया और सर्विस बॉय के पैर खोल दिए। फिर और देर न करते हुए जोरदार चाकू मारकर उसकी एक टांग एड़ी तक काट डाली। और फिर तभी दूसरी एड़ी पर भी चाकू मार दिया। अब उसके दोनों पैरों के पंजे अलग हो चुके थे। वो चल नहीं सकता था। जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से कर्रा रहा था। ये लेग पीस वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। कहकर उसने लेग्स को फ्राइंग पैन में डाले और उनको तैयार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई तो नितेश ने उसको खोला। वो ट्रॉली लेकर अंदर आई। उम्मीद है कि आपको खाना अच्छा लगेगा सर। कहकर वो मुस्कुराई और रूम से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद नितेश ने बेड पर डिश रखकर खाना शुरू किया। क्या खुशबू है, वाह, सच में इतना अच्छा खाना तो आज तक नहीं खाया। उसको देख समीरा ने भी खाना स्टार्ट किया। दोनों ही खाना खाते खाते अजीब तरह से बिहेव करने लगे। वो बहुत ही बदतमीजी के साथ खाना खाने लगे, जैसे कि कई सालों से भूखे हों। उनके चबड़ चबड़ करने की आवाज कमरे के बाहर खड़ी चारू के कानों में पड़ी। लगता है कि गेस्ट को खाना पसंद आ रहा है। कहिए सर, आप डिनर में क्या लेना पसंद करेंगे? अगर यहाँ नॉनवेज हो तो मटन कोरमा चलेगा। क्यों नहीं सर, मैं अभी आपके लिए मटन कोरमा विद तंदूरी रोटी लेकर आती हूँ। कहकर वो फिर से किचन में पहुंची तो सर्विस बॉय वहीं पर पड़ा अभी भी दर्द से कर्रा रहा था। तू अभी तक मरा नहीं, चल तेरी परेशानी दूर कर देती हूँ। कहकर उसने शेल्फ से चाकू उठाया और उसकी आंखों में एक एक करके मारा। आंखें निकालकर उसने कढ़ाई में डाली। फिर उसके सीने में चाकू मारकर उसका दिल निकाल लिया। अब एक आखिरी चीख के साथ उसने दम तोड़ दिया और वो फिर से खाना तैयार करके मयंक और निहारिका के रूम में पहुंची। उनके कमरे में ट्रॉली छोड़कर वो वहां से चली गई। निहारिका अभी सिर्फ देख ही रही थी कि खाना कैसा है, लेकिन मयंक खाना शुरू भी कर चुका था। अब निहारिका ने रोटी तोड़कर थाली की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसके निवाले में सबसे पहले सर्विस बॉय की आंख आ गई, जिसको देखकर वो डर गई और चिल्ला उठी और निवाला फेंक दिया। लेकिन मयंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो पागलों की तरह खाना खाए जा रहा था। मयंक, इसको मत खाओ, ये इंसानी मांस है। सुनकर मयंक ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, मयंक की आंखें लाल लाल चमकती देख वो और भी ज्यादा डर गई और बेड से उठकर खड़ी हो गई। मयंक फिर से दरिंदों की तरह खाना खाने लगा। निहारिका कमरे से बाहर निकली तो चारू के साथ समीरा और नितेश उठ खड़े हुए, लेकिन वो दोनों भी अब भयानक दिख रहे थे। उनको देखकर वो डर गई और फिर रिसेप्शन की तरफ भागी। खाना तो खत्म हो गया, मुझे और खाना चाहिए। कहकर वो कमरे से बाहर निकला
तो उसको चारू के साथ समीरा और नितेश खड़े नजर आए। अब तुम लोगों को कच्चा इंसानी मांस खाने से कोई नहीं रोक सकता। शुरू हो जाओ। ये सुनकर मयंक भी उनके साथ हो लिया और चारों भयानक हंसी हंसते हुए कॉरिडोर में घूमने लगे। वो एक एक कमरे में जाकर ठहरे हुए गेस्ट को मारते और उनका थोड़ा मांस खाकर उनकी बॉडी को कॉरिडोर में लाकर छोड़ देते। पूरे गेस्ट हाउस में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। निहारिका डरी हुई हालत में रिसेप्शन पर पहुंची। वहां पर रिसेप्शनिस्ट के साथ होटल का मैनेजर राजवीर भी खड़ा था। ये क्या चल रहा है आपके गेस्ट हाउस में? मेरे पति और एक कपल हैवान बन गए हैं। उनके साथ पता नहीं कौन चुड़ैल घूम रही है। आपके इतने सारे गेस्ट मारे जा चुके हैं और उनकी लाशें इधर उधर पड़ी हैं और आप यहाँ आराम से खड़े हुए हैं। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। मैंने चर्च से फादर को बुलवाया है, वो ही हमें इस चुड़ैल से बचा सकते हैं। कौन चुड़ैल? चारू हमारे ही गेस्ट हाउस में शेफ की पोस्ट पर थी। उसके हाथ का बना खाना सभी गेस्ट्स को पसंद आता था। कई गेस्ट तो अपनी बीवियों से लड़ झगड़ कर रोजाना यहाँ खाना खाने आया करते थे। पहले मुझे ये अच्छा लगता था, लेकिन बाद में मुझे ये बहुत ही अजीब लगने लगा। एक दिन मैं उस टाइम किचन में पहुंच गया जिस टाइम वो खाना बना रही थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि शेल्फ के पास जमीन पर एक आदमी मरा पड़ा था और वो उसी का मांस अपने खाने में इस्तेमाल कर रही थी। तब मुझे पता चला कि वो खाना बनाने के लिए इंसानी मांस का इस्तेमाल करती थी। मैंने उसको उसी दिन पुलिस में दे दिया। उसने जाते जाते यही कहा था कि अगली अमावस्या की रात को यहाँ वापस जरूर आएगी। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उसने जेल में ही आत्महत्या कर ली है। फिर मैंने सारी बात फादर को बताई। उन्होंने बताया कि उसकी आत्मा अमावस्या की रात यहाँ आएगी और उसको तभी कैद किया जा सकता है। तो अभी वो फादर कहाँ हैं? उनको आप बुलाते क्यों नहीं हैं? मैंने फादर को बुलाया था। उन्होंने कहा था कि वो 12 बजे से पहले आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं अभी कहाँ पर है। मैं आ गया हूँ राजवीर, बताओ वो चुड़ैल कहाँ पर है? वो मेरे पति और 2 पैसेंजर्स के साथ कॉरिडोर में घूम रही है और लोगों को मार रही है। तभी उनको सामने से चारू और बाकी तीनों आते हुए नजर आए। फादर उनके सामने गए और उन्होंने पहले मयंक, समीरा और नितेश पर अपनी बोतल से लाया चर्च का पानी छिड़का। वो तीनों एकदम ठीक हो गए। इस पादरी को यहाँ से भगाओ! कहकर वो भागकर कमरे में चली गई। उसके पीछे फादर और बाकी के सभी लोग भी उसी कमरे में पहुंच गए। फादर बाइबल पढ़ते जा रहे थे और चारू अपने कानों पर हाथ रखे कमरे में इधर से उधर भाग रही थी। पादरी, अपनी जुबान बंद कर दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चारू, मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि तुम इस गेस्ट हाउस को छोड़कर चली जाओ, वरना मुझे मजबूरन तुमको कैद करना पड़ेगा। नहीं पादरी, मैं इस गेस्ट हाउस को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अगर तुमको मंजूर नहीं है तो ठीक है, अब तुमको कैद करना ही पड़ेगा। कहकर फादर ने उस पर पानी छिड़का। वो चिल्लाई और धुआं बनकर ऊपर उठी। तभी फादर उस बोतल को उसके करीब ले गए और वो उसी बोतल के अंदर समा गई। फादर ने जल्दी से उसका ढक्कन लगाया और बोले, अब ये हमेशा के लिए इस बोतल में कैद होकर रहेगी। इसको रात 3 बजे जमीन में दफना देना, फिर ये कभी वापस नहीं आ सकेगी। कहकर फादर ने बोतल राजवीर को दी और वहाँ से चले गए। ठीक 3 बजे मैनेजर ने वो बोतल रिसेप्शनिस्ट को दे दी। इसको ध्यान से पीछे गार्डन में गाड़ दो, फिर ये कभी वापस नहीं आ पाएगी। रिसेप्शनिस्ट बोतल लेकर चुपचाप गेस्ट हाउस के पीछे गई और फिर वहाँ जाकर जोर जोर से हंसने लगी। इन बेवकूफों को पता नहीं कि चारू मेरी बहन थी, जिसकी मौत का बदला लेने के लिए ही मैं इस गेस्ट हाउस में आई हूँ। मैं उसको कैसे दफन कर सकती हूँ? अब होगा मौत का तांडव।